बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़राह। कैसे हैं आप लोग? जी, घर बनाना एक ख्वाब, क्या ये ख्वाब होगा पूरा? अगर होगा तो कैसे? घर आपका अपना हो सकता है या नहीं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि वो कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले। मगर कैसे? बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, लोगों के बहुत से सवाल हैं और उन्होंने कहा कि इस पर क्यों ना एक आप प्रोग्राम करें। और मैंने भी सोचा कि लोगों को ये बताया जाए जी वो कैसे कर सकते हैं अपने घर का ख्वाब पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही मेहमान हैं, आज हमने उनको दावत दी है, उनको बुलाया कि वो आपको बताएं कि आप अपने घर के लिए कैसे कर सकते हैं कोशिश, या कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपको मिल सकता है, कितने का घर है और कितनी जल्दी मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद हसन बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपके चेयरमैन थे, मगर अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है घर मिलेंगे आपको, आप अपने उसको ये डील कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोगों का सवाल है कि सर घर जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आपको आपका घर मिलेगा, तो वो घर का सबसे पहला तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो किस्म की बातें हैं। एक तो मकान वो है जो आप यानी एक इंडिविजुअल मार्केट में एक बिल्डिंग बन रही है वहाँ से जाके ख़रीदता है या कोई प्लॉट ख़रीदता है। तो बैंकों को प्राइम मिनिस्टर ने पाबंद किया है कि उनके लिए फाइनेंसिंग दें, और फाइनेंसिंग के लिए जो शराइत थी उसको आसान कर दिया है। ठीक है। एक प्रोग्राम ये है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्डर्स बना रहे हैं और लोग ले रहे हैं फाइनेंसिंग, या आप अपना खुद ज़ाती प्लॉट ले लें और उसको बनाएं तो आपको बैंक की फाइनेंसिंग मिल जाएगी सस्ते रेटों पे। एक जो प्राइम मिनिस्टर ने नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है जी, उसके तहत जो मकान मिल रहे हैं वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। उसके तहत ये है कि वो मकान उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को, अपनी ख्वाहिश को रजिस्टर किया है नादरा के पास कि हम ये मकान ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। और ये तकरीबन रजिस्ट्रेशन 3-4-6 महीने चला था और 6 महीने पहले ये बंद हुआ, जहाँ तक 2 मिलियन एप्लीकेशंस आ गई हैं। ठीक है। रीज़न इसको बंद करने का ये था कि 2 मिलियन एप्लीकेशन के बाद जब हम सब बैठे और हमने फैसला किया कि अब इसमें से हम कम से कम 50,000 लाख मकान डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है। आसान अल्फाज में ये है कि जिन लोगों ने उस वक्त नादरा में रजिस्टर किया वो लोगों को बैलेट करके अब जो मकानात 25-50 हज़ार या लाख आ रहे हैं उन बैलेट में से उन लोगों को मकानात दिए जाएंगे। अच्छा, ये मेरा भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है कि डायरेक्ट आपने बैंक में नहीं जाना है। आपको जो नया पाकिस्तान की जो हाउसिंग स्कीम बनाई गई है वो आपको नादरा में एप्लीकेशन जमा करनी थी, यानी कि आपको रजिस्टर्ड होना था नादरा में, और वहाँ पे आपने तकरीबन 2 मिलियन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो उन जो रजिस्टर्ड हो गए हैं अब आगे उनके साथ क्या होगा? देखिए, अब जो फ़र्ज़ करें कोई स्कीम लाहौर में आ रही है, कोई इस्लामाबाद में आ रही है और कोई कराची में आ रही है, जिन्होंने लाहौर से अप्लाई किया है, जिनका डोमिसाइल या परमानेंट एड्रेस शनाख्ती कार्ड पे लाहौर का है, उनकी बैलेटिंग होगी। फ़र्ज़ करें 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 5,000 मकान हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बैलेटिंग होगी। ठीक है। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का तरजीही बुनियाद पे नहीं दिया जाएगा, किसी का कोई कोटा नहीं है। जो भी वो 5,000 मकान में बैलेट पे निकलेगा उन लोगों को अलॉट हो जाएंगे वो मकान। पूरे पाकिस्तान में इसी तरह होगा ये। ठीक है सर, एक मुझे ये भी बता दें कि एक घर की कीमत क्या होगी या कहाँ से शुरू होगी, कितनी होगी? देखिए, एक घर की कीमत जो गवर्नमेंट की स्कीम है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसमें कीमत तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान कहीं होगी। 25 से 30 लाख के दरमियान एक घर की कीमत होगी। लेकिन सर जिसकी तनख्वाह 10,000 है, 15,000 है, वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? जी, इसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि फ़र्ज़ करें अगर उसकी कीमत 25 लाख है जी, तो जो ख़रीदार है उसको सिर्फ 2.5 लाख रुपए देने हैं। अच्छा। और उसके अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे देगी। अच्छा। यानी 5.5 लाख रुपए। ठीक है। 5.5 लाख रुपए हो गए तो 19.5 लाख रुपए रह गए। 19.5 लाख रुपए का उसको कर्जा मिलेगा, और ये कर्जा जब वो मूव इन करेगा फ्लैट में या मकान में, उससे उसकी महीना किस्त बैंक की शुरू हो जाएगी।
यानी अच्छा। जितना वो किराया देता है उतनी ही तकरीबन किस्त होगी। अब फर्ज करें 19 लाख रुपए का जो कर्जा है, मैं जी। मिसाल देता हूँ, जी। तो वो किसको मिलेगा? देखिए वो कर्जा उसको मिलेगा जिसकी क्लब हो के फैमिली इनकम, यानी अगर फर्ज करें मेरा ड्राइवर है जी। उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, ठीक है। उसकी बीवी भी कहीं काम करती है और उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, इस तरह क्लब होके 50,000 40,000 इनकम होगी, ठीक है। उसको ये लोन मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ भी आपने अच्छी बताई कि अगर फैमिली में 2 लोग काम करते हैं, 4 लोग भी या काम कर रहे हैं, अच्छा, वो उनकी मिला के क्लब हो जाएगी। ओके, अगर 4 लोग भी काम करते हैं, उनकी जो इनकम है उसको एक जगह जमा करके, यानी उसको प्लस करके, अगर वो 40,000 बन रही है या 25,000 या 50 बन रही है, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। सर, ये लोन पर्सन को मिलेगा या उस बिल्डर को मिलेगा? देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं जी। पहले जो लोन देने का तरीका था जी। उसमें ये था कि आपसे एनटीएन मांगते थे, जी। आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते बिल्कुल। थे, बट अब प्राइम मिनिस्टर ने इसमें आसानी करवाई है। मांग रहे हैं सर, अभी भी बैंक्स में तो यही चल रहा है। स्टेट बैंक में आपको बताऊं, अगर कोई शिकायत है तो आप मुझसे भी शेयर करें, स्टेट बैंक को भी लिखें। ठीक है। अगर आपको छोटा कर्जा चाहिए यानी 25-28 लाख रुपए का, तो वो आपसे अब नॉन कन्वेंशनल चीज़ें मांगेंगे, आपसे मोबाइल का आपका बिल मांगेंगे। अच्छा, कि आप कितना देते हैं, आपके बच्चे हैं तो उनकी तो स्कूल की सर फीस है। अगर मोबाइल पोस्ट पेड नहीं है, प्रीपेड है, अक्सर लोग तो नहीं करते हैं। नहीं, वो तो मिल आजकल पीटीए से सब चीज़ मिल सकती है। ठीक है। आप अपना नंबर देंगे। ठीक इसी तरह आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी फीस आप भरते हैं, आप जहाँ किराए पे रहते हैं उसका किराया क्या भरते हैं। अच्छा, तो ठीक ये है। नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं ठीक है। इनकम को मॉनिटर मतलब करने जस्टिफाई के, जी, करने का। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपने ये पूछा कि जो हमने जो प्राइवेट पार्टियों के लिए अब जो गवर्नमेंट ने किया है कि 370 बिलियन, देखिए जो कि बिल्डर को भी मिलेंगे एंड कंज्यूमर को भी मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने सवाल पूछा कि ये पैसे किसको किसको मिलेंगे मिले? लोन। जब तक मैंने हैंड ओवर नहीं किया आपको बना के, ताला चाबी देके आप रहे, तो वो कर्जा और वो लाइबिलिटी मेरी होगी। ओके। जब मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया तो फर्ज करें मैंने 1 अरब रुपए लोन लिया, ठीक है। और मैंने 1000 मकान बना लिए, ठीक है। और मिसाल देता हूँ कि 10 लाख रुपए एक मकान पे लोन है, जी। तो जिस दिन तक मैंने आपको हैंड ओवर नहीं किया तो वो 1 अरब रुपए मेरी लाइबिलिटी है, यानी बिल्डर की जो बना रहा है। ठीक है। द मोमेंट आई हैंड ओवर, तो आपकी जो 10 लाख रुपए है वो मेरी लाइबिलिटी से कम होते जाएंगे। इसी तरह वो 1000 कस्टमर आएंगे तो मेरी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। राइट। जब देखें आज ये बहुत ही अच्छा तरीका है और दुनिया भर में ये होता है। अब पहली बार पाकिस्तान में आप 10-15% रुपए 10% अमाउंट देके मालिक बन जाएंगे। कभी भी नहीं हुआ, गरीब आदमी को कभी भी लोन नहीं मिला। लोन सिर्फ लिमिटेड था अमीर आदमी के लिए या उन आदमियों के लिए जो कनेक्टेड है। ठीक है। पहली बार इमरान खान साहब और जनरल अनवर हैदर और हमारे रज़ा बाकर की मेहनत की वजह से ये बॉटम तक जा रहा है और इससे फ़वाइद बहुत सारे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नो डाउट कि ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लान है। इंशाल्लाह इससे काफ़ी लोगों को बिज़नेस के मौका भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आप बताते रहते हैं। मैंने बहुत सी शोज़ में भी देखा कि काफ़ी 40 ऐसे बिजनेस इससे खुल जाएंगे। 72 जिसमें आपके जैसे आप बताते हैं जी, बजरी है, सीमेंट है, बिजली की वायर है, पानी की चीज़ें हैं, तो बहुत से लोगों को बिज़नेस करने का मौका मिलेगा। सर, मसला एक और भी है, घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं हमारे यहाँ। हर एक अगर कोई कोशिश करके, मेरे ख्याल में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, अगर हम रोड पे निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक कितना मिलता है। तो हमारे यहाँ घर तो बन जाते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर अंडरग्राउंड पार्किंग का भी कुछ किया जाए। देखिए, जो 2 प्रोजेक्ट प्लान हो रहे हैं जी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के, 750 फुट के और 680 फुट का फ्लैट है उसमें। ठीक है। और हर फ्लैट के लिए ओपन एरिया में एक पार्किंग रिजर्व है। अच्छा, ये अच्छी बात देखें है। और अंडरग्राउंड इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो कॉस्ट पड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। ओपन में पार्किंग रखिए। ठीक है। और अगरचे कानून में एक फ्लैट के लिए एक पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना सीडीए लॉज में है ना एसबीसीए के लॉज में है, स्क्वायर फुट पे है। पर इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ जनरल अनवर हैदर साहब को। उन्होंने कहा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे, आज नहीं, हमें आगे फ्यूचर देखना है। जी, बिल्कुल। 5, 7, 10 साल बाद ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे कि ये गाड़ियाँ ओन करेंगे। बिल्कुल। फिर हम 10 साल बाद अगर देना भी चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने वो प्रोविजनिंग डलवा दी है।
ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली बिल्डर्स ये करते हैं कि जी बस उनको घर बनाया और बेच दिया, वो इस चीज़ को नहीं सोचते कि गलियां अगर आप देखें तो गाड़ियों से भरी हुई हैं, आपकी स्ट्रीट बिल्कुल पैदल चलने के लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ मुझे सर ये भी बताएं, थोड़ा सेवरेज जो होती है उसका भी बड़ा मसला होता है जब बिल्डिंग्स बनती हैं, उसका भी आप लोगों ने कोई हल सोचा है? देखिए, इसमें तो प्रॉपर प्लानिंग से एक्सपर्ट लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक प्लॉट नहीं बनेगा जी। ये 50 एकड़ पे, 100 एकड़ पे, 200 एकड़ पे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डलेगा, और रोड होंगे, इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन होगा, पानी की पाइपलाइन होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ DHA कमर्शियल एरिया की प्लानिंग जी जहाँ हम बैठे हुए हैं बिल्कुल, कराची, और वो उसको कंपेयर करें जो हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो प्लानिंग ज़्यादा मौजू है। बिल्कुल। देखिए, DHA में आपके पास पार्किंग नहीं है कमर्शियल एरिया में। कुछ भी नहीं है सर, DHA में तो कुछ भी नहीं है, तो पानी इतना आता है कि सर इतना नुकसान हुआ इस बार। और जी, DHA की अपने हम लोग जो है वो टैक्स पेयर करते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, पर इसमें जो भी प्लानिंग हो रही है, तमाम बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कि ये किस तरह रहेगा, और इसको ये भी देखा जा रहा है कि 15 साल बाद कितनी यहाँ डेंसिटी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साथ साथ सर मुझे ये भी बताएं थोड़ा सा कि जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो कब बनेंगी, और जो घर मिलना शुरू होंगे वो कब तक मिलेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ मार्च के महीने से ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी थ्रू आउट पाकिस्तान, मार्च से इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मार्च 2021। ठीक है उसके बाद जो उसका बनने का टाइम है जी। वो 2 से ढाई साल का है, अच्छा, क्योंकि ये एक एक जगह 2-2, 5-5 हज़ार मकान बन रहा है। बिल्कुल ये है। एक कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और आपको मोमेंटम नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जून में आपको, इस जून में कम से कम पाकिस्तान में 10, 20, 25 हज़ार लोग ऐसे दिखेंगे जिनके पास वो अलॉटमेंट होगा, और वो कहेंगे ये हमारा मकान बन रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक काविश है, एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो गरीबों के लिए, जो उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, उन्होंने बहुत दिल से ये चीज़ अप्लाई की है। लेकिन उम्मीद है, मैं उम्मीद ही करती हूँ कि वो उन सब लोगों से जिनके ऊपर उन्होंने इस जिम्मेदारी दी है वो इसको बाखूबी निभा सकें। सर आपका इसमें कितना अमल दखल है, आप इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जिन लोगों पे प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी डाली है, जी, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उनकी पूरी टीम, ठीक है, और उन्होंने ये सारी चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से नेविगेट किए। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का पैशन और जनरल अनवर हैदर का नेविगेशन, ये दोनों इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है ठीक कि है। इंशाल्लाह ताला ये हमारे जहाज़ को किनारे तक ले आएगा इंशाल्लाह। और जो क्लोज टीम भी है ना, देखिए मैं चूँकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत पैशनेट है, ठीक ये पैशन से काम होगा। ठीक देखिए, है। अमूमन मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्डर 30 लाख की चीज़ बनाता है तो 30 लाख नफ़ा रखता है, क्योंकि 4 साल का पीरियड होता है। बिल्कुल, इसमें आप नफ़ा देखेंगे तो शायद 3-4 लाख भी नहीं होगा, 3 लाख भी नहीं होगा, ठीक है, बल्कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे हैं और कहीं तो बिलो कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये एक दिमाग में ठान लिया है, पूरी टीम ने, जिसको लीड करते हैं खान साहब और बाकी लोग, जी, कि हमने ये डिलीवर करना है पाकिस्तान में। ठीक है, ये दिस इज द बेस्ट वे वेयर वी कैन गिव समथिंग टू बैक टू पाकिस्तान। जो हमारी इसमें कैपेबिलिटी है, हम वो कैपेबिलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है। जो गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट वो इख्तियारात, पॉलिसी यानी सही करने के इख्तियारात यूज़ करेगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडिकेटेड टीम का बन गया है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट इंशाल्लाह। और मुझे ये भी बता दें कि अभी जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे या मिलने घर शुरू होंगे तो वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कौन से सिटी से पाकिस्तान देखिए, के? मैं समझता हूँ कि पहले घर इस्लामाबाद, लाहौर, KPK यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, तो आपको कराची से आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि जी कराची से किए जाए? कराची में भी यहाँ प्राइवेट की सेक्टर तो लोग, पब्लिक ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है। नहीं, कराची में भी प्राइवेट सेक्टर प्लान कर रहा है, ठीक पर है। आपने कहा पहले कहाँ शुरू होंगे, जी, तो पहले मैं समझता हूँ क्योंकि वहाँ प्लानिंग बहुत आगे हद तक आ गई है, ठीक है, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना लैंड दिया है। देखिए, प्राइवेट ठीक है। कराची में प्राइवेट सेक्टर अपना लैंड लेके आ रहा है, ठीक उसमें है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, पंजाब में गवर्नमेंट ने लैंड दिया है, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने लैंड दिया है, और KPK में तो गवर्नमेंट ने यहाँ सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही कुछ? आपकी और हमारी आवाज़ शायद सिंध गवर्नमेंट तक पहुँच नहीं रही है। अगर पहुँच अच्छा। जाएगी सिंध गवर्नमेंट, मैं ये भी कहूँ, अगर सिंध गवर्नमेंट इस सिस्टम से जुड़ जाए ठीक है,
थोड़ी देर हम पॉलिटिक्स को साइड पे रख लें तो सबसे बड़े नंबर सिंध में आएंगे। बिल्कुल ऐसे और ही है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिंध में रहने वालों का होगा। बिल्कुल। बट हमें अपनी पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के हमें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस काम करना पड़ेगा। तो आप मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आवाम को रोडों पे आना चाहिए और आके अपनी सिंध हुकूमत को जगाना चाहिए कि जी जाग जाएं, हमें भी घरों की ज़रूरत है और कराची को भी आपके जागने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मैं ये लगता है मुझे। समझता हूँ सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, तमाम मीडिया हाउसेस चैनल्स ने इस पे प्रोग्राम करने चाहिए और एम्फसाइज करना चाहिए, क्यों कराची में नहीं, क्यों हैदराबाद में नहीं, क्यों बिल्कुल। सक्खर में नहीं। देखिए जब ये आवाज़ उठेगी जी। मीडिया चैनल से तो अरबाब इख्तियार को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। वो उनको भी बुला लिया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि कराची में क्यों नहीं, हैदराबाद में क्यों नहीं, सक्खर में क्यों नहीं, 3 लाख रुपए की जो सब्सिडी मिल रही है वो सिंध में क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल सही तो बात देखिए है। ना, जब सबसे पहले रोडों पे आना तो बात की बात है ना, पहले मीडिया जो मतलब मीडिया हाउसेस का बड़ा वेट है, अगर वो बात करेंगे तो यकीनन सिंध के चीफ मिनिस्टर, सिंध के लोकल बॉडीज मिनिस्टर, सिंध के दूसरे मिनिस्टर इस पे जवाब देंगे और यकीनन बिलावल साहब भी एक्शन लेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि जैसा आज आप प्रोग्राम कर रही हैं, मेन मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी है कि इस पॉइंट को उजागर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि लोगों की बातें मुझ तक पहुंचती हैं और लोग कहते हैं कि जब आप मीडिया की आवाज़ हैं, आप लोग शोज़ करते हैं तो हमारे लिए भी आप लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं हम ऐसे लोगों को बुलाएं जो आपके सवालों के जवाब दे सकें। मेरी भी रिक्वेस्ट है बिलावल साहब से कि आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें और इस पर कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि आपको करना चाहिए। जब पंजाब में ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं तो कराची तो एक इतना बड़ा सिटी है सर, क्या कहते हैं आप, बिजनेस सिटी है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए कराची तो वो है जो पाकिस्तान का 65 से 70% रेवेन्यू देता है पिछले 50 साल से। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कराची आज 4th डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। कराची एक ज़माने में पेरिस ऑफ एशिया था। बिल्कुल। ये हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है कि कहाँ हम लेके जा रहे हैं कराची को और सिंध को, बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कराची शहरक ना सिर्फ पाकिस्तान की है, सिंध की भी है, फाइनेंशियल शहरक है। बिल्कुल। अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं चलने देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें मैं ये समझता हूँ हर पार्टी ने, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, कराची को पॉलिटिक्स से दूर रख के सिर्फ और सिर्फ कारोबार करने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए दुबई है ना, बिल्कुल, सिंगापुर है ना मिसाल, ये वो सिटीज हैं जो सिर्फ कारोबार करती हैं और पूरे इर्द गिर्द के इलाके को अपने साथ संभालती हैं। सही। तो मैं यूँ कहूँ कि आपके फर्ज करें तीन घर में लड़के हैं जी। एक पोटेंशियली आप समझते हैं कि 10 लाख रुपए कमाता है जी, और दूसरे लड़के 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक। तो और वो 10 लाख रुपए कमा के पूरे घर को चला रहा है, ठीक है, या पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल। तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो अपने काम पे लगा रहे, 10 से 11 लाख हो, 12 लाख हो, 20 लाख हो, ताकि सारी फैमिली उड़ जाए। आप सही कह रहे हैं, बल्कि घर में जो बंदा ज़्यादा कमा रहा होता है उसको तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है और यहाँ पे कराची को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, हम वापस उस तरफ आते हैं कि ये जो घर आप अभी जो आपने कहा कि 2 मिलियन एप्लीकेशंस हो गई हैं और इंशाल्लाह जून में ये घर जब मिल जाएंगे, अभी आप लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया है जी, अब एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही नादरा में। देखिए जी, अब कब स्टार्ट होगा? देखिए हम जब 2 मिलियन एप्लीकेशनें हुई तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग हुई, तो वहाँ फैसला ये हुआ कि अभी हम रजिस्ट्रेशन रोकते हैं। ठीक है। जब पहले जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनमें से मतलब एक सर्टन परसेंटेज को घर अलॉट हो जाएंगे। जी। मिलने की देर बात नहीं कर रहा हूँ, अलॉट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ग्राउंड पे काम शुरू हो जाएगा उनके घरों पे, फिर हम नई रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान ने 5 मिलियन कहा था, पर अब रजिस्ट्रेशन जब अलॉट होने के बाद खुलेगी तो शायद 5 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की आवाम है सर, उसमें जी। मिलियंस कुछ नहीं कहते हैं सर। ये जो घर होंगे ये प्रॉपर उनके नाम हो जाएंगे? ये जो घर होंगे इसमें ज़मीन प्रॉपर होगी, प्लानिंग प्रॉपर होगी, ठीक है, और उनके नाम प्रॉपर होगा। ये कच्ची आबादी स्लम्स नहीं बनेंगे, ये एक प्रॉपर हाउसिंग स्कीम बनेगी। ठीक है। और मैं समझता हूँ जो आज एग्जिस्टिंग बहुत सारी स्कीमें हैं ना, उससे बहुत बेहतर बनेगी, जहाँ पर जमीन आज 2-2 लाख रुपए गज है जी, और यहाँ और वहाँ पर घर बनाने के लिए शायद 2 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है। जमीन के साथ ये आपको 25 लाख रुपए में या 30 लाख रुपए में मिलेगा। ये बहुत प्लान्ड होगा और मैं ये समझता हूँ, देखें
हम आपके कैमरामैन, आपके दूसरे लोग जी ये सोच नहीं सकते थे कि 2.5 लाख रुपए देके, अगर 25 लाख का मकान है, या 3 लाख रुपए देके 30 लाख अपना घर ले सकें। ये इतना तो रेंट का डिपॉजिट होता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने बताया कि आप आ रहे हैं आज, हसन बख्शी साहब आ रहे हैं और वो ये डिटेल बताएंगे, तो मेरे कैमरामैन मुझे वाकई ऐसा कह रहे थे कि सर से आपने कहना है कि हमें भी घर चाहिए। ऑफ कोर्स सर, घर किसको नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात। हर इंसान को चाहिए, वो चाहे लाहौर है या इस्लामाबाद है। ये कराची इसलिए ज़्यादा महंगा है क्योंकि बिजनेस सिटी है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सर, कराची में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा कराची के हुक्मरानों को एक बात कहता हूँ, या सिंध के, जी, कि उस दिन, और मैं शायद फेडरल गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, उस दिन से डरे कि कराची एक वो चीज़ है जो गोल्डन एग्स देता रहा है जी, और पूरा पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद होता रहा है। और हमारे सामने मिसालें हैं कि PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक बार दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी जी, इन्होंने अपने जहाज़ लीज किए एमिरेट्स को। पाकिस्तान स्टील मिल नफ़े में चलती थी, आज क्या हुआ, लाइबिलिटी बन गई, बंद हो गई स्टील मिल। बिल्कुल। आज मैं देख रहा था PIA पे 400 बिलियन के लोन हैं। तो हम कराची को यूं नहीं कर दें कि कराची भी बेचारा बैठ जाए। बिल्कुल, देखिए, कराची जब भी चल सकेगा जब आप उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे, जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जब आप उसको, जो आदमी आपको 70% रेवेन्यू दे रहा है, बिल्कुल, आप उसका ख्याल रखेंगे। कराची इस वक्त मैं कहूँ ब्लीड कर रहा है, ब्लीड। और अगर तमाम हुक्मरानों ने, जिसमें मैं कहता हूँ अफवाज पाकिस्तान का भी बड़ा रोल है, उन्होंने और जस्टिस गुलजार साहब ने भी इसको देखना चाहिए। ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी कि कराची एंड्स अप इन एज अ लाइबिलिटी। जो एसेट है इस मुल्क का, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, देखिए यहाँ रोड नहीं, यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं, यहाँ पानी का निज़ाम नहीं, यहाँ हेल्थ केयर का कोई निज़ाम नहीं। बिल्कुल, आप ट्रांसपोर्ट का देखिए, बसों के ऊपर नीचे लोग लटक रहे हैं। मतलब ऐसा कराची कर दिया कि शायद अफ्रीका की भी कोई जगह नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप किसी जगह पैदल नहीं चल के जा सकते हैं, हमारे यहाँ सिग्नल्स तोड़े जाते हैं। अभी आपके सामने एक हादसा हुआ है, वो आपने देखा। अब ये चीज़ें दबा दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। गरीब के बच्चे भी बच्चे हैं और अमीर के बच्चे भी बच्चे हैं। अगर सिग्नल तोड़ने का हक, मतलब सिग्नल अगर एक अमीर बड़ी गाड़ी तोड़ के जा रही है और 4 लोगों को उसने कुचल दिया, तो ये इसके जवाबदेह कोई नहीं। हमारे यहाँ कानून भी स्ट्रांग नहीं है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है। देखिए, मैं समझता हूँ कानून तो बहुत स्ट्रांग है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इम्पार्शियल नहीं है। उसी कानून के रहे, आपका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, मेरा अलग है, भाई का अलग है। बिल्कुल। तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा। और मैंने जो आपकी पिक्चर खींची कराची की, कराची को सीधे करने के लिए 10 साल चाहिए। कराची सीधा होगा, पूरा पाकिस्तान सीधा होगा। पाकिस्तान सीधा हो ही नहीं सकता कराची के सीधे हुए बगैर। सही। अगर तमाम ये लोग सर जोड़ के बैठे और इसमें पॉलिटिक्स साइड पे हो, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी होगी कि अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब पे बैठे हुए हैं। वो अगर फेडरल इदारों से वो तमाम लोग, देखिए आज से पहले कराची का एक बहुत बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर था। क्या हम समझते थे ज़िंदगी में ख़त्म होगा, बट जब हमारे मुतल्लिका इदारों ने ये फैसला कर लिया कि ये सीधा करना है, तो आज कराची इज़ मच बेटर। मगिंग और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो कैफियत नहीं है कि मतलब जो पहले थी। सही। इसका मकसद अगर हम करने पे आए तो हम सब कर सकते हैं, बशर्तिया हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे तमाम इदारे एक पेज पे हों और कहें कि हमें इस सिटी को परवान चढ़ाना है मुल्क की बेहतरी के लिए, इनको फैसिलिटेट करना है। आप ज़रा जाएं तो इंडस्ट्रियल एरिया की हालत तो देखें। सर, मैं गई हूँ, तो मैं जाती हूँ, वहाँ आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन किस तरह जाता है। मेरी एक मीटिंग हुई एक फैक्ट्री में, मुझे काम था, मैं गई, उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियों की वो हालत हो गई है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर, आप सही कह रहे हैं कि नज़रअंदाज बहुत किया जाता है। मेरे ख्याल में काफ़ी सारी आपसे हमने चीज़ें जानी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज तो वही होगा कि कराची की इम्पोर्टेंस को समझें। कराची की से जो फ़ायदा पूरे मुल्क को हो सकता है, देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो सिंध को होगा।
सही। सिंध के बाद पूरे मुल्क को होगा, उसको समझें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इख्तलाफात दूर करें। बिल्कुल। इकोनॉमिक एजेंडा एक बना लें जो नेक्स्ट 25 साल के लिए हो। कोई भी पार्टी आए, चाहे वो सिंध में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में, उससे डिविएट नहीं करें। अगर हमें पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना है, और आजकल जंगें बॉर्डर पे कम होती हैं, आजकल जंगें इकोनॉमिक जंग हैं। अगर आपको किसी मुल्क को बिठाना है तो उसकी इकॉनमी को बिठा दें। इकॉनमी को बिठाएंगे, जब जॉब्स नहीं होंगी तो आप खुद ब खुद एक कियोस हो जाएगा और लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो खुदारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी साजिश को समझें और हम सब मिलके कराची को और पाकिस्तान के तमाम एरिया, दूसरे इलाकों को भी उसमें आसानियां पैदा करें और लोगों को ब्लॉसम होने दें, लोगों को कारोबार करने दें। मेरी तरफ से तो ये मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात की आपने। कराची का नाम इसलिए बार बार लिया जाता है क्योंकि ये बड़ा शहर है, यहाँ करोड़ों की आवाम है, करोड़ों लोग रहते हैं, यहाँ से बिजनेस जनरेट किया जाता है और पूरी दुनिया से लोग कराची में भी आते हैं और पाकिस्तान के अदर साइड पे भी जाते हैं। अगर हम लाहौर देखें, बहुत अच्छा निज़ाम है, इस्लामाबाद जाते हैं, दिल खुश हो जाता है, वहाँ पर ना कोई कचरा ना गंद। ठीक है, हमारी भी इसमें गलतियाँ हैं, हमें भी अपने कराची को खूबसूरत और अच्छा बनाना है। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फ़रा को। अल्लाह हाफ़िज़।